दोस्तों नमस्कार। चर्चा का विषय में आप सभी का मैं विश्वपति स्वागत करता हूं। हालांकि उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव अभी 2 साल दूर है और उससे पहले बिहार में चुनाव होंगे, कहीं और भी चुनाव होंगे, लेकिन उत्तर प्रदेश में राजनीतिक सरगर्मियां कुछ ऐसे चल रही हैं जैसे बहुत जल्द ही किसी को चुनाव होने की संभावना नजर आ रही हो। हालांकि अभी तक कम से कम मुझे ऐसी कोई संभावना नजर नहीं आ रही कि उत्तर प्रदेश में चुनाव बहुत जल्दी होने वाले। पिछले कुछ दिनों से हम लगातार देख रहे हैं अखिलेश यादव कोई ऐसा मौका नहीं छोड़ रहे जिसके माध्यम से वो कुछ ना कुछ समाजवादी पार्टी को राजनीतिक चर्चा के बीच में ला दे। अब यह बात और है कि पार्टी को चर्चा में लाने का प्रयास पार्टी को नुकसान पहुंचाता है या पार्टी को फायदा पहुंचाता है। कम से कम वो अपने स्तर पर यही प्रयास कर रहे हैं कि वो जिस तरीके से पार्टी को चर्चा में ला रहे हैं उससे पार्टी को फायदा हो। हालांकि फिलहाल जिस तरीके की चर्चाएं वो कर रहे हैं उससे तो यही लगता है कि उनके प्रयास समाजवादी पार्टी को नुकसान पहुंचा रहा है। कथावाचक प्रकरण आप सबने देखा होगा। कथावाचक प्रकरण में कोई कुछ भी कहे, हालांकि दादापुर गांव के उन लोगों की बहुत बड़ी गलती थी जिन्होंने कथावाचकों की शिखा काटी और उन्हें प्रताड़ित किया, लेकिन शायद उससे बड़ी गलती समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव कर बैठे। और अपनी उन्होंने गलती तो कर दी, लेकिन उनके चढ़ाई में आकर कुछ लोगों ने अपने आप को खतरे में डाल दिया, जबकि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने खुद मौका देखते ही अपने दामन पर लगे दाग को छुड़ाने का बहुत प्रयास कर लिया। जनता को ये सब देखना चाहिए, जनता का ये व्यवहार, नेता का ये व्यवहार देखना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि इस तरीके का व्यवहार सिर्फ वो अखिलेश यादव ने करा। अभी 1-2 दिन पूर्व नगीना के सांसद चंद्रशेखर रावण ने भी कुछ ऐसा ही किया। आपको पता होगा ये कथावाचक के साथ जब दुर्व्यवहार हुआ उस वक्त अखिलेश यादव ने यादव समुदाय को उत्तेजित करने का प्रयास किया और यह प्रयास किया ब्राह्मणों के खिलाफ उकसाने का। फिलहाल उनके एक बहुत करीबी मित्र जो बाकायदा सोशल मीडिया स्टेटस पर भी अपने आप को अखिलेश यादव का बहुत करीबी बताते हैं, उन्होंने बहुत सारे यादव युवकों को ब्राह्मणों के खिलाफ उकसाया और उन युवकों ने यह सोचा कि चूंकि ये नेता समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव के बहुत करीबी हैं और खुद अखिलेश यादव ने इस तरीके की बयानबाजी करी है, तो क्यों ना अब हम कोई अपने नेता के निर्देशों पर चलते हुए कुछ ऐसा कर दें जिससे समाजवादी पार्टी को फायदा हो जाए। क्योंकि उनको तो ऐसे ही लगा होगा कि जब पार्टी के प्रमुख ने ऐसा कहा है, पार्टी के प्रमुख का खास ऐसा करने को कह रहा है कि चलो गांव को घेर लो और ब्राह्मणों को सबक सिखाना, तो निश्चित रूप से उनको लगा होगा कि शायद पार्टी को फायदा होगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के मुख्यमंत्री योगी जी ने दोनों में से किसी भी पक्ष को बख्शा नहीं। एक तरफ उन्होंने दादापुर गांव के उन लोगों को जेल के सीटों में भेज दिया जिन्होंने कथावाचकों के साथ दुर्व्यवहार किया था। कथावाचक कितने गलत थे और कितने सही थे ये आज की चर्चा का विषय नहीं है। मैंने उस दिन भी कहा था कि यदि वो गलत भी थे तो गांव के ब्राह्मण युवकों को या कुछ अन्य युवकों को उनको प्रताड़ित करने का, उनकी शिखा काटने का अधिकार नहीं था। यह उन्हें पुलिस को, उन्हें उन कथावाचकों को पुलिस को सौंप देना चाहिए था। योगी जी ने उन कथावाचकों को प्रताड़ित करने वालों को भी जेल का दरवाजा दिखा दिया, लेकिन बख्शा उनको भी नहीं
जिन्होंने दादापुर गांव को घेर कर उस दिन एक ऐसी घटना को अंजाम देने का प्रयास किया कि यदि वो घटना हो जाती तो शायद उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक भूचाल हो जाता। मैं तो ये कहूंगा कि उत्तर प्रदेश इटावा जनपद का पुलिस प्रशासन और उत्तर प्रदेश की सरकार ने समय रहते एक ठोस कदम उठा लिया, अन्यथा उस दिन ब्राह्मण परिवारों के साथ एक बड़ी अनहोनी हो सकती है, क्योंकि समाजवादी पार्टी के वो तमाम युवा जो एक जाति विशेष से संबंध रखते थे, उस अनहोनी को ही अंजाम देने के लिए उन्होंने उस गांव को घेर लिया था और गांव में घुसने वाले लोगों की जातियां पूछ रहे थे और उनके आधार कार्ड देख रहे थे। और गांव के लोगों को पहलगाम याद आ गया, जब पाकिस्तान से आए आतंकवादियों ने लोगों के नाम, उन लोगों का धर्म पूछा था, यहाँ लोगों की जाति और लोगों का नाम पूछा जा रहा था। लेकिन मैं आज ये कहूंगा उन युवकों से जो समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष के इशारे पर उस घटना को अंजाम देने आए थे कि उन्हें अपने नेता का व्यवहार देखना चाहिए। आपको तो उकसा दिया ब्राह्मणों के खिलाफ और आप चल दिए गांवों की ओर कि चलो आज सबक सिखाएंगे ब्राह्मणों को। लेकिन अखिलेश यादव खुद कहां गए? वो खुद लखनऊ में एक ब्राह्मण परिवार में गए। सवाल यह नहीं कि वो ब्राह्मण परिवार कौन है, हालांकि वो शुभांशु शुक्ला जो इस वक्त अंतरिक्ष में है उनके घर गए, लेकिन अखिलेश यादव ने उनके घर जाकर यह मैसेज दिया, यह मैसेज देने का प्रयास करा कि मैं ब्राह्मणों के खिलाफ नहीं हूं, मैं ब्राह्मण और यादवों के बीच में संघर्ष नहीं चाहता। और उन्होंने यह भी साफ कर दिया कि जिन युवकों ने भी दादापुर गांव को घेरा था और लोगों की जाति पूछ रहे थे, लोगों का नाम पूछ रहे थे और संभवतः किसी घटना को अंजाम देने का प्रयास कर रहे थे, उनका पार्टी से कोई नाता नहीं है। उत्तर प्रदेश सरकार चाहे तो उनके खिलाफ कितना भी कठोर कदम उठाए। ये व्यवहार देखने लायक है, ये व्यवहार सोचने को मजबूर करता है। और खास तौर से हर पार्टी के, ये सिर्फ समाजवादी पार्टी नहीं, चाहे वो भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, उसके अपने नेताओं के इशारों पर चलने से पहले, अपने नेताओं के मंसूबों को भाप कर कुछ करने से पहले अपने नेता के चाल चरित्र और उसकी असलियत से वाकिफ हो जाना चाहिए। उस दादापुर गांव को घेरने के आरोप में, किसी घटना को अंजाम देने के आरोप में जिन युवकों ने उस गांव को घेरा, आज उनके साथ कोई नहीं है। उत्तर प्रदेश सरकार ने उनके खिलाफ एक्शन ले लिया है और जैसे नेता के इशारे पर वो गए, उस नेता ने साफ कह दिया है कि इन लोगों से मेरा कोई मतलब नहीं है, ये अराजक लोग हैं। इसलिए मैं सिर्फ ये कहूंगा कि नेताओं के इशारों पर अपना कैरियर बर्बाद करने से पहले 10 बार अपने आगे पीछे के सोचो, अपने परिवार के बारे में सोचो। अखिलेश यादव लगातार जहां लोगों को उकसा रहे हैं और दूसरी ओर तत्काल कुछ ऐसा कदम भी उठा रहे हैं कि आरोप उनके ऊपर ना लगे। पहले उन्होंने कथावाचकों के नाम पर ब्राह्मणों के खिलाफ जहर उगला, फिर वो ब्राह्मण परिवार के घर में गए। जब सोशल मीडिया पर इसकी भी आलोचना हुई तो उन्होंने एक और कथावाचक पर हमला कर दिया और निशाने पर यहां पर भी अप्रत्यक्ष रूप से ब्राह्मण थे। नाम लिया उन्होंने धीरेन्द्र शास्त्री का। कथावाचक और भी बहुत सारे, और कुछ कथावाचकों के बारे में तो मेरा बिल्कुल स्पष्ट मानना है कि वो कथावाचक है ही नहीं, वो कथा व्यापारी है। मैं नाम नहीं ले रहा उनका, लेकिन आप में से बहुत लोग जानते होंगे। और मैं तो
95 से 99% कथावाचकों को कथा व्यापारी मानता हूं। हालांकि धीरेन्द्र शास्त्री अभी उन लोगों में नहीं है जिनको हम कथा व्यापारी कहते हैं। वो सिर्फ कथा नहीं कहते, वो हिंदुत्व के प्रति लोगों को जागरूक करते हैं, देश के प्रति, राष्ट्र के प्रति लोगों को जागरूक करते हैं। देश में लोकतंत्र कब तक सुरक्षित रहेगा, देश कब तक सुरक्षित रहेगा, और देश के प्रति आपके क्या कर्तव्य हैं, आपको अपने दैनिक दिनचर्या का काम करते हुए, अपने घर परिवार का पालन पोषण करते हुए भी देश के लिए और धर्म की सुरक्षा के लिए क्या करते रहना चाहिए, ये अलग जगाने का प्रयास धीरेन्द्र शास्त्री करते हैं। और उनका यही अलग जगाने का प्रयास अखिलेश यादव जैसे नेताओं को परेशान करता है, क्योंकि हिंदू एकता इन्हें अखरती है, हिंदू बहुमत इनको अखरता है। इनको लगता है कि तुष्टिकरण करो, भारत का आगे क्या होगा इससे हमें क्या मतलब, फिलहाल निकट का देखो, हमें फिलहाल प्रदेश की कुर्सी मिल जानी चाहिए, और अभी 5-10 साल हमें कोई खतरा नहीं, जब खतरा होगा उस वक्त की पीड़ियां भुगतेंगे। इसी सोच के तहत अखिलेश यादव ने, जब उनकी आलोचना हुई उस ब्राह्मण परिवार के घर में जाने को लेकर, बात यह नहीं थी कि ब्राह्मण के घर में ये क्यों गए, बात यह थी कि आपने एक जाति विशेष को, युवाओं को भड़काया ब्राह्मणों के खिलाफ हमला करने के लिए, ब्राह्मणों के खिलाफ जहर उगला, और दूसरी ओर आप अपने दामन के छींटे छुड़ाने के लिए उस परिवार के घर गए। आपको उस परिवार से कोई हमदर्दी नहीं थी, आपको खुशी भी नहीं थी कि उस ब्राह्मण माँ बाप का बेटा अंतरिक्ष में गया। आपका एकमात्र मकसद अपने दामन पर लगे दागों को छुड़ाना था। और जब आलोचना हुई तो आपने फिर हमला बोला, और इस बार हमला बोला धीरेन्द्र शास्त्री पर। यह धीरेन्द्र शास्त्री पर हमला बोलना इस बात का साफ इशारा है कि अखिलेश यादव और इन जैसे तमाम राजनीतिज्ञों को इस देश के हर उस व्यक्ति से नाराजगी है, हर उस व्यक्ति से परेशानी है, वो चाहे बुद्धिजीवी है, चाहे वो धर्म प्रचारक है, चाहे वो कथावाचक है, चाहे वो राजनीतिक नेता है, जो दीर्घ काल के लिए तत्कालिक लाभों को छोड़कर, अपने निजी स्वार्थों को छोड़कर भारत के लोकतंत्र को सुरक्षित रखने के लिए, भारत में धार्मिक सद्भाव को लगातार सुरक्षित रखने के लिए अलग जगा रहे हैं। इसीलिए अखिलेश यादव ने धीरेन्द्र शास्त्री का नाम लिया। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि यह फिर अखिलेश यादव की जहरीली मानसिकता को दिखाता है कि वो सत्ता के लिए समाज के किन लोगों पर हमला करने से भी नहीं चूक रहे। वो चाहते तो किसी वास्तविक कथा व्यापारी का नाम ले सकते थे, और मुझे नहीं लगता कि उस पर किसी को भी ऐतराज होता, लेकिन उन्होंने यहां पर फिर हमला एक खास व्यक्ति पर करा। उनका मकसद था हिंदुओं की एकता को तोड़ना, उनका मकसद था एक जाति के खिलाफ जहर घोलना, और उनका मकसद था उन लोगों के खिलाफ समाजवादी पार्टी के लोगों को खड़ा करना जो इस देश की एकता, अखंडता और लोकतंत्र के प्रति बहुत चिंतित है। और ऐसा नहीं है काम अखिलेश यादव भी कर रहा हूं। अभी रावण, चंद्रशेखर रावण, जो नगीना से सांसद है, गरीबों की राजनीति करते हैं, और वो इतने गरीब हैं, ये कहते हैं 30-40 लाख रुपए से कम की गाड़ी पर पैर नहीं रखते, और उनके जब वो चलते हैं तो 30-40 लाख से ऊपर की गाड़ियों का एक बड़ा काफिला उनके साथ होता है। अब गरीब हैं तो बेचारे क्या करें, 10 लाख, 15 लाख, 12 लाख गाड़ी में चल नहीं सकते, मजबूरी है
भगवान ने उन्हें ऐसी गरीबी दी है कि 30-40 लाख से ऊपर की गाड़ी में ही चढ़ने को मजबूर है। वो भी इलाहाबाद गए थे और उन्होंने अपने पार्टी के और एक जाति विशेष के लोगों को भड़काया और कहा कि ये पुलिस, ये प्रशासन, ये समाज तुम्हारा दुश्मन है। तमाम तरीके से उन सबके मनों में जहर घोल दिया और कहा कि इस लड़ाई को तुम्हें लड़ना है, और इस जहर को उन सब के मनों में घोल के चले गए। उसका नतीजा वो भी निकला। वो तमाम भीड़ जो आंख से बबूला थी, जो उत्तेजित थी अपने नेता के भाषण सुनकर कि यह पुलिस, यह प्रशासन, यह समाज हमारा दुश्मन है, उसने तत्काल वहां पर उपस्थित दुकानों पर, पुलिस पर, प्रशासन पर, पुलिस पर प्रशासन की गाड़ियों पर हमला बोल दिया। 10 पुलिस की गाड़ियां ध्वस्त हो गई। आम लोगों की जो गाड़ियां वो खड़ी थी वो भी ध्वस्त हो गई। और जब चंद्रशेखर रावण से पत्रकारों ने पूछा कि आपको समर्थ कौन है, उत्तर प्रदेश में क्या किया, और वहां योगी जी ने उन तमाम लोगों को गिरफ्तार करने का आदेश दिया और यह भी कहा है कि ये करने वाले कोई भी लोग हैं, जो नुकसान हुआ है इसकी भरपाई उन्हें करनी होगी। अब आपको क्या कहना है? यहां पर बिल्कुल अखिलेश यादव की तरह चंद्रशेखर रावण ने भी स्टैंड ले लिया। बोले मैं नहीं जानता कौन लोग करने वाले, मेरी पार्टी से उनका कोई मतलब नहीं है। मैंने उनसे नहीं कहा कि आप पुलिस प्रशासन की गाड़ियों को तोड़ो। जो भी जिन लोगों ने भी ऐसा करा ये असामाजिक तत्व हैं और प्रशासन ऐसे लोगों से कड़ाई से निपटे। यहां पर भी पुलिस की चपेट में कौन आया? वो युवक आए जिन्हें एमपी नहीं बनना, एमएलए नहीं बनना, गांव का प्रधान नहीं बनना, नगर पालिका का चेयरमैन नहीं बनना, और जो अब ताजीवन इन मुकदमों को लड़ते रहेंगे। और इसी तरीके से वो समाजवादी पार्टी के उकसावे में वो लोग आए जिन्हें मुख्यमंत्री भी नहीं बनना, मंत्री नहीं बनना, विधायक नहीं बनना, सिर्फ नेता ने इशारा करा वो बवाल करने आ गए और फिर नेता ने कह दिया ये मेरे लोग नहीं हैं। दोस्तों भी राजनीति और चुनाव बहुत दूर है, लेकिन जब 2025 में ये हो रहा है तो 2027 तक पता नहीं उत्तर प्रदेश में क्या क्या हो जाएगा। इसलिए मैं आपसे एक बात तो जरूर कहूंगा, बहुत सावधान रहने का समय। चाहे आप भाजपा के कार्यकर्ता हैं, चाहे आप कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हैं, और चाहे आप सपा, बसपा, चंद्रशेखर किसी भी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, लेकिन आपसे एक बात जरूर कहूंगा, नेता के इशारे पर अपना विवेक मत खोना, वरना ऐसा ही होगा जैसे वो समाजवादी पार्टी के समर्थक जेल के अंदर बैठे और वो भीम आर्मी के समर्थक जेल में बैठे और नेता मौज में है, चाहे वो चंद्रशेखर हो और चाहे वो अखिलेश यादव। मैं कहता हूं भाजपा का भी यदि कोई नेता आपसे कहे, आपको इस तरह से उकसाए, कांग्रेस का भी नेता कोई आपको उकसाए, तो अपना विवेक मत खोना। कभी भी कानून व्यवस्था को अपने हाथ में मत लेना। नेता आएगा, भाषण देगा, आपको उकसाएगा, अपने जय जयकार के नारे लगवाएगा और चला जाएगा। तोड़ फोड़ आप करोगे, जेल में आप जाओगे, और थाने में जो होता है वो तो आपको पता ही है। कोई थाने में चाय कॉफी नहीं मिलती है। यह मत समझना कि थाने में जाके आपको बहुत नाश्ता कराया जाएगा। थाने में क्या होता है ये आप सबको पता है, और जो होता है वही आपके साथ भी होगा। तो उत्तर प्रदेश के चुनाव तक पता नहीं कितना घमासान होगा, जब 2 साल पहले नेताओं का पारा इतना ऊंचा चढ़ रहा है और वो अपने समर्थकों को लगातार समाज के बीच में आग लगाने के लिए उकसा रहे हैं, तो शायद 2027 का चुनाव आते आते उत्तर प्रदेश आग की लपटों में झुलसता हुआ दिखाई दे तो कोई ताज्जुब नहीं होगा। मैं आज की चर्चा में आम आदमी से बात कर रहा हूं और आपको सिर्फ ये कह रहा हूं,
चुनाव चाहे आप सपा का लड़ाना, बसपा का लड़ाना, चाहे भाजपा का लड़ाना है, कांग्रेस का लड़ाना, प्रचार भी किसी का करना, लेकिन अपनी कीमत पर मत करना। और नेताओं पर भी आंख मीच कर भरोसा मत करना, अन्यथा जिस तरीके से दादापुर गांव को घेरने वाले वो युवा जो अचानक चढ़ाई में आ गए थे, वो प्रशासन के मुकदमों का सामना करेंगे। और जिस तरीके से प्रयागराज में वो युवा जो चंद्रशेखर रावण के उकसावे में आकर वहां बहक गए थे और अब प्रशासन के मुकदमों का सामना करेंगे, ऐसे ही मुकदमों का सामना आपको भी करना पड़ सकता है, चाहे आप भाजपा के समर्थक हैं, चाहे कांग्रेस के, चाहे सपा के, चाहे बसपा के। तो फिलहाल आज की चर्चा ही खत्म कर रहा हूं और सिर्फ ये कह रहा हूं कि जब 2 साल पहले उत्तर प्रदेश में अभी से लपटें दिखनी शुरू हो गई हैं, तो 2027 आते आते पता नहीं क्या होगा। बहुत सावधान रहने की जरूरत है, अपने ऊपर नियंत्रण रखने की जरूरत है, अपने विवेक को नियंत्रित रखने की जरूरत है। और फिर मिलूंगा, फिर किसी विषय पर चर्चा करूंगा। रोजाना की तरह फिर निवेदन कर रहा हूं, वीडियो पसंद आए लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आप सभी को विश्वपति का नमस्कार।